जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री पाठ 1 विलयन। तो पाठ 1 और पाठ का नाम क्या है? विलयन। तो हम लोग पहले थोड़ा सा विलयन के भी बारे में समझ लेते हैं। विलयन होता क्या है? आप लोग की पहली हेडिंग ही विलयन है। पहली हेडिंग आप लोग कौन सी है? विलयन है। अब समझिए विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी हम चाहे दो पदार्थ लें चाहे दो से अधिक पदार्थ लें, दोनों पदार्थों को मिला रहे हैं, अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलता है तो उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। और वही समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन को बेटा हम लोग वास्तविक विलयन भी कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं और इसे वास्तविक विलयन भी कहते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे विलयन की परिभाषा लिख दिया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे जल चीनी, यानी हम लोग बोल सकते हैं चीनी पानी, नमक पानी, या और लगा के लिख लो ना, नमक और पानी, ठीक है, आदि ये सब क्या है? विलयन है। ठीक है। अब हम लोग अगर चीनी और पानी को आपस में मिलाएंगे तो चीनी पानी में मिल जाता है, तो यह विलयन हो जाता है। अगर हम नमक पानी को मिलाते हैं तो नमक जो है पानी में मिल जाता है, उसी को हम लोग विलयन कहते हैं और इस विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन भी कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका अथवा एक परिभाषा है, अथवा विलयन का एक विलेय और विलायक के योग को विलयन कहते हैं। चाहे ऐसे बताइए, विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन बनता है। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, विलेय और विलायक के योग को विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, विलेय और विलायक के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे इसका सूत्र, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। यह इसका फार्मूला है विलयन का। यानी हमने क्या बताया? विलेय और विलायक के योग को विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक के योग को विलयन कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा विलेय क्या होता है या विलायक क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो आप लोग की हेडिंग है विलेय। कौन सी हेडिंग है? विलेय। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। बेटा इसको भी समझ लीजिए, जैसे भी हम नमक और पानी मिला रहे थे या जल और चीनी ले रहे थे, तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है, जब नमक और पानी को आपस में मिलाया जाता है तो जिसकी मात्रा उसमें कम होती है वही विलेय होता है। जैसे हम मान लो हमको रस बनाना है तो हम चीनी और पानी ले लिए, तो जितना हम पानी लेते हैं उतना तो चीनी लेंगे नहीं, तो चीनी कम लेते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं, तो चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वही हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं।
दूध पानी ले लिए, अब जितना दूध है उतना पानी थोड़े मिलाएंगे हम लोग, है कि नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो जितना दूध है उसमें बहुत कम मात्रा में पानी मिलाते हैं, तो पानी वहां पे विलय हो जाता है, दूध जो है विलायक हो जाता है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल भी ले लो इसका। एग्जाम्पल क्या है? जब चीनी और पानी को आपस में मिलाया जाता है तो विलयन में चीनी की मात्रा कम होती है, चीनी की मात्रा कम होती है। तो अतः चीनी क्या है? चीनी विलेय है। अतः चीनी क्या है? चीनी विलेय है। समझ में आया? विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसी को हम लोग विलेय कहते हैं। बात समझ में आई? तो लिख लीजिए इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग की दूसरी हेडिंग है विलायक। विलायक देख लीजिए क्या होता है। विलायक विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक मतलब ज्यादा होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग चीनी और पानी को आपस में मिला रहे थे तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी, पानी क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। दूध और पानी को जब हम मिलाते हैं तो दूध की मात्रा ज्यादा होती है, दूध क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। यानी जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होगी वही विलायक कहलाता है। तो बताओ कैसे? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका ले लीजिए। एग्जाम्पल, जब चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो विलयन में पानी की मात्रा अधिक होती है। अतः पानी क्या होगा? पानी विलायक है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वही क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसी में तन विलयन और सांद्र विलयन भी समझ लेते हैं।
ठीक है। तो आप लोग की अगली हेडिंग है टन बिलियन। कौन सी हेडिंग है? टन बिलियन। टन बिलियन। देखो बिलियन में जब विलय की सांद्रता कम होती है, ठीक है, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे टन विलयन कहते हैं। जिसकी सांद्रता कम होगी वह टन विलयन, जिसकी सांद्रता अधिक होगी वह सांद्र विलयन। बात समझ में आई? परिभाषा दोनों एक है, खाली थोड़ा सा परिवर्तन है। विलयन में विलयन में सुनिए पहले, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे टन विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे टन विलयन कहते हैं, उसे टन विलयन कहते हैं। विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे हम लोग टन विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन भी ऐसे है, सांद्र विलयन, इसको भी समझ लेते हैं। जिस विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होती है, जिस विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। है ना, केवल थोड़ा सा परिवर्तन। जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे टन विलयन कहते हैं, जिस विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब हम लोग विलयन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, विलयन के प्रकार। तो चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग आप लोग की है विलय और विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक, तो समझिए, विलय और विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। किसके? विलय और विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलय और विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9। आप लोग को पता ही है, विलय और विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का
गैस में। कितने प्रकार के होते हैं? सब 9 प्रकार के होते हैं, बात समझिएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए यहां पे पहले लिखते हैं ठोस का ठोस में। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देते हैं आप लोग का। ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में क्या होगा? कॉपर में जिंक, ठोस का ठोस में। दूसरा है ठोस का द्रव में, और यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे जल में नमक। ठीक, फिर इसके बाद ठोस का गैस में, ठोस का गैस में। वायु में क्या होगा? कपूर। बात समझ में आई? तो 3 प्रकार के हो गए। ठोस का ठोस में विलयन तो 9 प्रकार के होते हैं, 3 हो गए। ठोस का ठोस में कॉपर में जिंक, ठोस का द्रव में, ठोस का जब द्रव मिलाएंगे तो जल में नमक, ठोस का गैस में, वायु में कपूर हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा है द्रव का ठोस में। अब द्रव का ठोस में जेली, क्या? जेली कामा गोल्ड, जेली कामा गोल्ड में मरकरी, क्या? मरकरी में मरकरी। ठीक, और इसके बाद 5वां है द्रव का द्रव में। ये तो आप लोग को पता है, शराब, पानी में एल्कोहल, एल्कोहल में पानी। ठीक है, जल में एल्कोहल। इसके बाद छठा है द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। अब देखिए द्रव का गैस में क्या होगा? वायु में नमी। ठीक, अब इसके बाद 7वां है गैस का ठोस में। अब गैस का ठोस में क्या है? पैलेडियम धातु में H2, क्या? पैलेडियम, पैलेडियम धातु में H2। ठीक है, 8वां है आप लोग का गैस का द्रव में, गैस का द्रव में जल में CO2, जल में CO2। और आप लोग का 9वां है गैस का, गैस में, गैस का, गैस में जान ही रहे हो, वायु लिख सकते हो, यानी वायु और नाइट्रोजन। वायु में पता है तमाम गैसें मिली होती हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, विलेय और विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। एक ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। विलेय और विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको भी आप लोग।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोग की अगली हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? आप लोग की अगली हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में मास परसेंटेज कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत। तो फार्मूला ध्यान दीजिए क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100%। तो यह फार्मूला है। अब देखिए परिभाषा तो हम लोग इसी फार्मूले से क्लियर करेंगे, मास परसेंटेज का। पता है आप लोग को परिभाषा से क्लियर करेंगे इसको ना, मास परसेंटेज को। देख लीजिए फटाफट आप लोग, तो देखते हैं कौन कौन बच्चे क्लियर कर लेता हो ऐसे मास परसेंटेज से। ठीक, तो बताओ कैसे। ध्यान दीजिए द्रव्यमान प्रतिशत को किसी अवयव का द्रव्यमान, आप दिया गया ना अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान। परिभाषा कैसे बताओगे कि किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात, ये जो बटे है इसको हम अनुपात बोलते हैं। किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुन लो, किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देते हैं। किसी अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा क्लियर हो गया, बात समझ में आई। किसी अवयव का द्रव्यमान, यहाँ पे परिभाषा सूत्र से, किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो बात समझ में आ गई इतना। तो यह अभी आप लोग इसी फार्मूले से क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। अभी पहले आप लोग परिभाषा पढ़ते चलिए, तब इसके बाद हम क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। पहले न्यूमेरिकल एक तरफ से कराएंगे, न्यूमेरिकल के बाद अभ्यास का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को एक तरफ से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी आप लोग खाली इसका परिभाषा जानिए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। समझ में आया?
चलिए आगे देखिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोग की अगली हेडिंग है आयतन प्रतिशत। ये तो द्रव्यमान प्रतिशत था। एक तरफ से आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग को जब क्वेश्चन क्लियर कराएंगे तो एक तरफ से फार्मूले से क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब आप लोग की अगली हेडिंग है आयतन प्रतिशत, जिसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। आयतन प्रतिशत, ठीक। अब आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या है, ध्यान दो। जितने बच्चों को द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्लियर हो गया है उन लोगों को जान लो आयतन प्रतिशत का भी फार्मूला आ गया। पता क्या, जहां पे जैसे हमने बताया किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान, जहां द्रव्यमान लगा वर्ड है उसको हटा दीजिए, आयतन लगा दीजिए, बाकी आयतन प्रतिशत भी क्लियर। समझ में आया? जैसे अभी हमने बताया द्रव्यमान प्रतिशत में किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। लेकिन अब तो बारी आ गई आयतन प्रतिशत का। इसमें बताइए किसी अवयव का आयतन और विलयन का कुल आयतन के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लिखते हैं पहले, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, अवयव का आयतन, अवयव का आयतन, अवयव का आयतन बटे विलयन का, विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन गुणे क्या है, 100%। अब देखो सूत्र से परिभाषा बताएंगे, सूत्र याद है, परिभाषा क्लियर, परिभाषा याद है, सूत्र क्लियर। ध्यान दीजिएगा, हम सूत्र से ही आप लोगों को बताएंगे। किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, किसी अवयव का आयतन, किसी अवयव का आयतन किसी अवयव का आयतन और विलयन का कुल आयतन, किसी अवयव का आयतन और विलयन का कुल आयतन के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात आई समझ में कि किसी अवयव का आयतन और विलयन का कुल आयतन के अनुपात में 100 से गुणा करने पर प्राप्त राशि को आयतन प्रतिशत कहते हैं। यह इसका फार्मूला है, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब आप लोग की अगली हेडिंग है पीपीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन, ठीक है। तो एक क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश में देखिए पीपीएम का पूरा नाम, पी फॉर क्या होता है? पार्ट्स, और पी फॉर पर, और एम फॉर मिलियन। पीपीएम का पूरा नाम क्या? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अंश प्रति मिलियन। तो बोलो इसका फार्मूला क्या होता है पीपीएम का? अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान गुणे 10⁶। अब बताओगे इसको कैसे कि किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 10⁶ से गुणा करने पर प्राप्त राशि को पीपीएम कहते हैं। कैसे बता रहे हैं कि किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 10⁶ से गुणा करने पर प्राप्त राशि को पीपीएम कहते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान, किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 10⁶ से गुणा करने पर प्राप्त राशि को पीपीएम या हिंदी में अंश प्रति मिलियन कहते हैं। बात समझ में आई? किसी अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान के अनुपात में 10⁶ से गुणा करने पर प्राप्त राशि को पीपीएम कहते हैं। बात समझ में आई? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब आप लोग की अगली हेडिंग है मोलांश। इसका नाम मोलांश भी है और इसका नाम या मोल अंश इसका नाम है, या आप लोग बोल सकते हो या मोल प्रभाज्य।
ध्यान दीजिएगा, इसका 3 नाम है, इसका 3 नाम है, मोलांश, मोलंश या मोल प्रभाज। कंफ्यूजन में मत पड़ना, कोई पूछ ले मोल प्रभाज क्या है या मोलंश किसे कहते हैं या मोलांश किसे कहते हैं। मोलंश और मोलांश पकड़ में आ जाएगा। मोल अंश और मोलांश, मोलांश का संधि विच्छेद कर दिया गया मोल अंश, ठीक है। तो लेकिन मोल प्रभाज तो थोड़ा सा उससे हटके, इसलिए आप लोग इसको जानते रहिए, इनके 3 नाम है, मोलांश, मोलंश और मोल प्रभाज। तो आप लोग की जो हेडिंग है ये तो हमने बता दिया, मोलांश या मोलंश या मोल प्रभाज। तो इसका फार्मूला क्या है, मोलांश, मोलांश बराबर होता है, चाहे मोलांश बोलिए, ध्यान दो, चाहे मोलांश बोलो या मोल प्रभाज बोलो, मोल प्रभाज या मोल अंश बोलो, मोल अंश। इसलिए हम तीनों नाम लिख देते हैं जिससे कोई बच्चा कंफ्यूजन ना पड़े, चाहे मोलांश, चाहे मोल प्रभाज, चाहे मोल अंश है, 3 में से एक भी नाम लिख सकते हो, तीनों नाम लिख सकते हो, यह आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। बराबर अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित सभी अवयव के, अवयव के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब देखिए, हमने बोला ना आप लोगों को कि आप लोग को रटना तो नहीं है, परिभाषा सूत्र से याद करवाएंगे, सूत्र पता तो परिभाषा याद, परिभाषा याद तो सूत्र पता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को टॉपिक एकदम बढ़िया से याद होगा, वो कहावत नहीं है, फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे, ठीक है, वही कंडीशन है। यानी आप लोग के जहां पे रहो, बलबे से क्या है कि अपने को भी फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे, इसका मतलब समझिए, फटे तो फटे मतलब अपने को भले कमजोर समझिए, लेकिन कहीं पे रहो ना तो एकदम बढ़िया समझाइए जिससे उसको भी लगे हाँ कोई बच्चा पढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मोलंश या मोल प्रभाज या मोलांश, समझ में, तीनों नाम एक ही है। अब देखिए इसका सूत्र क्या है, अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या। इसका मतलब है अवयव के मोलों की संख्या का मतलब चाहे विलेय के मोलों की संख्या हो चाहे विलायक के मोलों की संख्या हो, और विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, इसका मतलब है विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। बात समझिएगा, इसी बात का हुआ टेंशन। ऊपर बोल रहा है चाहे विलेय के मोलों की संख्या लीजिए चाहे विलायक के मोलों की संख्या लीजिए, जिसका निकालना है उसी के मोलों की संख्या लीजिए, लेकिन नीचे विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या दोनों लेना है, दोनों का योग करना है हम लोग को। तो इसीलिए ध्यान दो, परिभाषा कैसे बताओगे, किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलांश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। आप लोग के ऊपर डिपेंड है किसका नाम लेना चाहते हो, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी परिभाषा, किसी अवयव के, किसी अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित और विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल, सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को मोलांश
कहते हैं, चाहे मूलांश कहिए या मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। यहां पे हमने परिभाषा लिख दिया। परिभाषा क्या, ध्यान दो, किसी अवयव के मोलों की संख्या, कोई भी अवयव है, चाहे विलेय हो चाहे विलायक, उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्याओं का योग के अनुपात को मूलांश कहते हैं या मोल प्रभाज्य कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। तो ले लीजिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप लोग की अगली हेडिंग है मोलरता। मोलरता मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP, ठीक। मोलरता जिसको हम लोग कहते हैं मोलरिटी। अब ध्यान दीजिए, मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर, कितना लीटर? 1 लीटर, ओनली 1 लीटर। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। समझ में आया? तो चलो यहां पर हम इसकी भी परिभाषा लिख देते हैं। 1 लीटर विलेय में, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला क्या है? मोलरता, मोलरता किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। बात ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है मोलरता, मोलरिटी बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी जो विलयन का आयतन है वो लीटर में होना चाहिए। सवाल लगाते समय अगर मिलीलीटर में दिए गए ml में, जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको ml को कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तब जाके सवाल लगाएंगे। ये फार्मूला आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। इस फार्मूले से हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ेंगे।
ठीक है, इस फार्मूले से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का आता है। एक मोलरता, दूसरा का मोललता। ठीक है, मोलांश से भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, मीन्स स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, तब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोग के अगले टॉपिक्स है मोललता। कंफ्यूजन में मत पड़ना, मोलरता अलग है और मोललता अलग है। ठीक है, मोललता को मोलालिटी कहते हैं और मोलरता को मोलारिटी कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। मोललता जैसे लवांग लता, समझ में आया? जैसे लवांग लता वैसे मोललता। अब मोललता क्या होता है? पूरा वही परिभाषा है मोलरता का, पूरा परिभाषा मोलरता का है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट चेंज हो गए हैं। मोललता में जहां पे 1 लीटर विलयन था, वहां पे 1 किलोग्राम विलायक हो गया। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन बट जान लीजिए वैसे परिभाषा है। कैसे बताओगे? मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और इसे किसे डिनोट करते हैं? और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में, इसके 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल स्मॉल m से डिनोट करते हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। बात समझ में आई? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और इसे किसे डिनोट करते हैं? और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसे जो है स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कैसे बताना है? 1 किलोग्राम, कितना? 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात तो आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गई होगी। अब चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोललता बराबर क्या होता है?
मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, केजी में। केजी का मतलब कल्लुगुप्ता मत समझ लेना, ठीक है, किलोग्राम होता है, नहीं समझिए सर जी केजी मतलब कल्लुगुप्ता, नहीं। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग का अगले हेडिंग गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत इजी है। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। तो चलो यहां पे लिख देते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है उसे, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं, उसे गैसीय विलयन कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, गैसीय विलयन क्या है, वह विलयन, यहां लिख दिए, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। और आप लोग की अगली हेडिंग कौन सी है, द्रव विलयन। क्या हेडिंग, द्रव विलयन, बहुत इजी है ये सब। अब ध्यान दीजिएगा, गैसीय विलयन तो क्लियर हो गया, विलायक कौन से अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। तो द्रव विलयन में विलायक कौन से अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। वह विलयन
वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। उसे द्रव विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं? द्रव विलयन कहते हैं। तो ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब आप लोग आगे देखिए अगला टॉपिक। देखिए आप लोग की अगली हेडिंग है, कौन सी अगली हेडिंग है? द्वियांगी विलयन। द्वियांगी विलयन, बहुत छोटा सा एक लाइन का। वह विलयन जिसमें दो पदार्थों का मिश्रण होता है, या जिस विलयन में दो पदार्थों का मिश्रण होता है उसे द्वियांगी विलयन कहते हैं। यानी इस विलयन में केवल दो पदार्थों को मिलाया जाता है, जैसे चीनी और पानी मिला दीजिए, ठीक है, नेबुआ मिला दीजिए। नेबुआ क्या चीज होता है? नींबू मिलाइए, ठीक है। तो ये सब कौन से विलयन होंगे? द्वियांगी विलयन होंगे। बात समझ में आई ना? द्वियांगी विलयन, कोई दिक्कत किसी को? तो चलो, जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण द्वारा विलयन बनाया जाता है, उसे द्वियांगी विलयन कहते हैं। द्वियांगी विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण द्वारा, के नहीं लिखे यहाँ पे के, जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण द्वारा विलयन बनाया जाता है तो उसे द्वियांगी विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण द्वारा विलयन बनाया जाता है तो उसे द्वियांगी विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? आप लोग लिख लीजिए इसको भी। हो गया होगा ना? अब इसके बाद त्रियांगी विलयन लिख लीजिए। क्या? त्रियांगी विलयन। त्रियांगी विलयन कैसे होता है? दो पदार्थों के समांगी मिश्रण द्वारा विलयन बनाया गया था ना, तो द्वियांगी विलयन हो गया था। ये तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण द्वारा विलयन बनाया जाता है। कैसे बताओगे? जब
तीन पदार्थों के जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण द्वारा विलयन, जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण द्वारा विलयन बनाया जाता है उसे त्रियांगी विलयन कहते हैं। समझ में आया? जब तीन पदार्थों के द्वारा विलयन बनाया जाता है उसे त्रियांगी विलयन कहते हैं, और जब दो पदार्थों के द्वारा विलयन बनाया जाता है उसे द्वियांगी विलयन कहते हैं। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं अब आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। मीन्स कहने का मतलब है अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।